Now, in valence bond theory, there are certain limitations. Limitations of VBT. सबसे पहला लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ assumptions. मैंने आपको कहा था इसमें एज्यूम करना पड़ता है कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है तो हम इसके बेस पर दे देंगे। एक्चुअल तो वैसे ही है, या ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है तो उसी के बेस पर स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, या ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है तो इसके बेस पर हमने स्ट्रक्चर देना है। तो एक्चुअल इट इन्वॉल्व नंबर ऑफ assumptions। और दूसरा इसका जो है, इस थ्योरी का एक लिमिटेशन ये भी है कि it could not explain whether a complex is colored or not। किसी जगह पर हमने कलर के बारे में नहीं बताया, whether a complex is colored or not। इस थ्योरी में हम किसी जगह पर ये नहीं कह सकते हैं कि कलर्ड है या नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स कलर्ड है या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा कि किसी कोई फीचर या कोई चीज ऐसा है ही नहीं इस थ्योरी में। और एक चीज ये भी है कि ये हमें ये नहीं बता सकता है विच लीजेंड इज स्ट्रॉन्ग विच इज वीक, which legend is strong and which is strong and which one is weak। इसके बारे में भी ये हम ये थ्योरी हमें नहीं बता सकता। और लास्ट में इस थ्योरी के बेस पर हम एग्जैक्ट मैग्नेटिक मोमेंट में भी कभी कभी किसी जगह पर प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्ट मैग्नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालते हैं, जो पैरामैग्नेटिक होता है उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो वो भी हमें जब मैं दिखाऊंगा आगे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना मैं बताऊंगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी एग्जैक्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर नहीं निकाल सकते। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। इट इन्वॉल्व्स a number of assumptions. It could not explain whether a complex is colored or not. It also failed to explain which legend is strong and which is weak. It cannot give exact magnetic moment, magnetic nature, paramagnetic nature of complexes। उसमें भी कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए एक नई थ्योरी आई जिसको नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऑल्दो मैं कह रहा हूं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, न्यू थ्योरी आ गई CFT। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये अलग ही एक थ्योरी है। इस थ्योरी में पहला फीचर, डायरेक्टली फीचर्स बताएंगे। पहला फीचर इस थ्योरी का ये है कि जैसे VBT में हमने कहा था सेंट्रल मेटल एटम और लिजेंड्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट इस थ्योरी में ये है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिजेंड के बीच में, सेंट्रल मेटल एटम और लिजेंड्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। इस थ्योरी के बेस पर इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे आयनिक बॉन्ड होता है, तो ये कहते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मेटल एटम आयन और लिजेंड्स के बीच में। ये पहला इंपॉर्टेंट फीचर इसका है। वह हमने कहा था VBT में
कि वहां पर ओवरलैपिंग का कंसेप्ट ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ है कि सेंट्रल मेटल एटम एंड लिजेंड्स are attracted by electrostatic force of attraction, means ionic bond. Electrostatic force of attraction बिल्कुल ionic bond है। मगर क्वेश्चन है ionic bond कैसे होगा? तो दूसरा फीचर इसका, दूसरा फीचर ये है कि लिजेंड्स जो होते हैं और जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। जो सेंट्रल एटम है उसको हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, क्योंकि एज पर दिस थ्योरी जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव बनता है, दैट इज पॉजिटिव। और लिजेंड जो इसके अराउंड है, ये लिजेंड्स अगर है इसके अराउंड, दे आर पॉइंट नेगेटिव चार्जेस। तो फिर इस थ्योरी के बेस पर तो ठीक है, अगर सेंट्रल मेटल एटम है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सेंटर, सेंट्रल मेटल एटम इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव सेंटर, एंड जो ये लिजेंड्स है, लिजेंड्स आर रिगार्डेड एज पॉइंट नेगेटिव चार्ज, छोटे छोटे पॉइंट नेगेटिव चार्ज। तो फिर तो सही है, पॉजिटिव सेंटर और पॉइंट नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दूसरे में कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन होगा कि सेंट्रल एटम होगा पॉजिटिव सेंटर, पॉजिटिवली चार्ज, इसके अराउंड जो लिजेंड्स होते हैं दे आर रिगार्ड एज पॉइंट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि या तो उनमें नेगेटिव चार्ज होते हैं या तो उनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है, देयरफॉर दे आर रिगार्डेड एज नेगेटिव चार्जेस, एंड दैट इज व्हाई according to this theory there is a force of electrostatic force of attraction between positive center and point negative charges. Now next, as per this theory, a very important third point कि जब सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड अनसिमेट्रिकल फील्ड आता है, अब एक एक करके मैं बताऊंगा। नॉर्मली we start with unsymmetrical octahedral region field, याद रहे, मतलब जब octahedral region फील्ड आएगा, ये ऑक्टाहेड्रली जब आ जाते हैं इसके अराउंड, बेसिकली बाद में तो ये ऑक्टाहेड्रली अरेंज हो जाते हैं, पहले तो ऑक्टाहेड्रली नहीं आते लिजेंड्स, तो वो अनसिमेट्रिकली आ जाते हैं इसके अराउंड। व्हेन अनसिमेट्रिक, इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल, 6 लिजेंड जब इसके अराउंड आते हैं, सेंट्रल मेटल एटम आयन के अराउंड आते हैं, क्या होता है कि देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जो सेंट्रल मेटल एटम, सपोज ये ऑक्टाहेड्रल रीजन फील्ड आ गया, यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम में डी ऑर्बिटल्स है, जो कोई अलग चीज है, बिल्कुल अलग है, ये सपोज डी ऑर्बिटल्स है। तो एज पर दिस थ्योरी, when unsymmetrical octahedral region field is there, अगर सिमेट्रिकली आते सारे तो कुछ नहीं होता इसको। लिजेंड जो अट्रैक्शन, जो डी ऑर्बिटल्स है, डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी जरूर बढ़ती है, रिपल्शन से बढ़ती है एनर्जी, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी में, तो वहां से लिजेंड फील्ड आता है, नेगेटिव नेगेटिव, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, लेकिन इक्वली बढ़ती है। बट जब अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल रीजन फील्ड आता है, तो जो ये 5 ऑर्बिटल्स है, इसमें स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग का मतलब एनर्जी में स्प्लिटिंग, 3 ऐसे बन जाते हैं जिनकी एनर्जी कम है, और 2 ऐसे बन जाते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, ऐसे बनता है 3 और 2। मगर ये कब बन जाता है? अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल रीजन फील्ड, जो डी ऑर्बिटल्स है, जो डी ऑर्बिटल्स है, जो डिजेनरेट है, जिनकी एनर्जी सेम है, they split into 2 set of orbitals। एक सेट जो नीचे वाला सेट है, इसको बोलते हैं टी के नीचे 2g, ये रिप्रेजेंटेशन है T2g सेट, और ऊपर वाला सेट जो 2 हायर एनर्जी वाला है, उसको कहते हैं EG सेट, याद रहे, वेरी इंपॉर्टेंट।
यही स्प्लिटिंग होती है, इसी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, तभी इस थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड से। इसको लीजेंड फील्ड स्प्लिटिंग और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। So third point is very important. In the presence of an unsymmetrical octahedral Legend field, there is splitting of degenerate d orbitals. Degenerate means same energy wali d orbitals of the central metal atom or ion into two sets. The set of three orbitals having lower energy is known as set of three orbitals having lower energy is known as T2G set, while the set of two orbitals having higher energy is known as EG set. This is known as crystal field. That is why this theory is known as crystal field or Legend field theory. अब नेक्स्ट पॉइंट देख लो बेटा, जो इनके बीच में डिफरेंस ऑफ एनर्जी है Eg एंड यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एनर्जी, O फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड, डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल है डेल्टा T लिखेंगे। सो अगेन रिपीट, पहला फीचर वेरी इंपॉर्टेंट, according to crystal field theory, there is an electrostatic force of attraction present between central metal atom and ligands. Second point, central metal atom or ion is regarded as a positive center, while ligands are regarded as point negative charges. Third, in the presence of an unsymmetrical octahedral Legend field, there is splitting of degenerate d orbitals of the central atom into two sets. The set of three orbitals having lower energy is known as T2G set, while the set of two orbitals having higher energy is known as EG set. Right? और इसमें जो डिफरेंस है एनर्जी, इसको क्या थी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, डेल्टा O इसको कहते हैं। करेक्ट? ये हो गया अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल लीजेंड फील्ड CFSE से क्या होता है। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब स्ट्रॉन्ग लीजेंड होगा, जब लीजेंड्स आएंगे, अनसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल लीजेंड फील्ड आएगा, जब स्ट्रॉन्ग लीजेंड आएंगे तो स्ट्रॉन्ग लीजेंड से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ज्यादा होती है, मतलब स्प्लिटिंग ऐसे होती है कि दोनों जो ये सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है ये बहुत दूर ऊपर जाएंगे। सपोज वीक लीजेंड है तो ऐसे बनेगा, ये 3 और इसके साथ दूसरा 2 होगा, ये वीक लीजेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लीजेंड है तो डिफरेंस ज्यादा होगी। तो इस थ्योरी का पहला पॉइंट यही है कि हम बता सकते हैं स्ट्रॉन्ग लीजेंड कौन है और वीक लीजेंड कौन है। यहाँ ज्यादा एनर्जी है क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लीजेंड, और इन केस ऑफ वीक लीजेंड CFSE crystal field stabilization energy is less. So we can distinguish between strong and weak lesions, और इस थ्योरी के बेस पर हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग लीजेंड कौन है और वीक लीजेंड कौन है। राइट? सो ये नेक्स्ट पॉइंट था। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताऊं यहाँ पर, इसके बाद मैंने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का पॉइंट बता दिया। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का पॉइंट, डिफरेंस इन एनर्जी। और इसके बाद मैंने कहा स्ट्रॉन्ग लीजेंड जो होते हैं दे प्रोड्यूस मोर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। राइट? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वैसे इसमें एक चीज और भी आप याद रख सकते हो, जो इसमें एनर्जी एक्चुअल क्या होता है। एक्चुअल अगर हम देखें, मैं अलग से दिखाऊंगा, ये होता है 2 3 4 5, इस लाइन से नीचे 3 बनते हैं जिसमें स्प्लिटिंग होती है, लेस एनर्जी, और इस लाइन से ऊपर 2 बन जाते हैं।
इसका नाम है EG सेट, इसका नाम है T2G सेट, और इसके बीच में जो डिफरेंस इन एनर्जी है, दिस डिफरेंस इन एनर्जी इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। अच्छा, अब मैंने कहा क्या फिलिंग करनी है नेक्स्ट फीचर में, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सपोज मान लीजिए, लेट अस सपोज 4 इलेक्ट्रॉन थे। देखो, अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था पहले इसमें, तो इधर होता। अब इसके बाद फिर यहाँ पर कैसे होगा, इन ऑर्बिटल्स, वो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो नीचे वाले में, कम एनर्जी वाले में। अब सपोज यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन था डी में, तो जब स्प्लिटिंग होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ऑब्वियसली हंड्स रूल के बेस पर जो नीचे वाला सेट है T2G सेट, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फिल इलेक्ट्रॉन करने हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब यहाँ सपोज यहाँ 4th इलेक्ट्रॉन है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, जब स्प्लिटिंग हो गई 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। अब 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कोई बता सकता है आप मुझे? अब फिलिंग ऑफ 4th इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? अब देखो बेटा, 2 पॉसिबिलिटीज है। वो इस T2G सेट में पेयर भी कर सकता है। देखो, 4th इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ सकता है या यहाँ पर भी जा सकता है। देखो, जहां एनर्जी इसको कम होगी वही जाएगा ना, जहां एनर्जी इसको कम लगेगी वही जाएगा। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, ये आपको समझना है। ये नेक्स्ट फीचर है इसमें। फिलिंग ऑफ 4th इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन 2 वेज। जब हम फिलिंग ऑफ 4th इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, चाहे T2G सेट में जाएगा, चाहे EG सेट में, 2 पॉसिबिलिटीज है। पेयरिंग करेगा, अब ये डिपेंड करेगा, ध्यान से सुनो। अगर ऊपर जाएगा तो क्या CFSE जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, या मैंने जिसको कहा डेल्टा O, उसके लिए इस एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा। जो इनमें डिफरेंस एनर्जी इलेक्ट्रॉन को है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। या अगर पेयर अप होगा, सपोज यहाँ आएगा पेयर करने के लिए, तो जो वहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल भी करेगा। उसको कहते हैं एनर्जी ऑफ पेयरिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं जाता इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा बैठेगा उधर, उसको कुछ एनर्जी चाहिए वहां जाने के लिए, एनर्जी ऑफ पेयरिंग। तो जो चीज दोनों में से कम होगा वही होगा। देखो बेटा, P पर डिपेंड है और डेल्टा O पर डिपेंड है। ध्यान सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिलिंग ऑफ 4th इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन एनर्जी ऑफ पेयरिंग और एंड डेल्टा O। अगर, ध्यान से सुने, अगर डेल्टा O मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम है P से, लेस देन P है, या ग्रेटर देन लिख सकते हो, ये अपनी मर्जी है। ग्रेटर देन P है, बताओ फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अगर डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन P से ग्रेटर है, कम क्या है फिर? P। तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? P। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए? पेयर अप हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एंटर्स T2G सेट, मतलब पेयरिंग होगी, नीचे ही जाएगा। करेक्ट? समझ आ रहा है? अगर डेल्टा O लेस देन P है, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? डेल्टा EG सेट में। अब यहां पर आपको दिमाग लगाना है, डेल्टा O कम कब होगा, डेल्टा O ज्यादा कब होगा? पहले ही कह चुका हूं मैं आपको, बताओ डेल्टा O ज्यादा कब होगा? स्ट्रॉन्ग लेजेंड। बहुत बढ़िया, जब स्ट्रॉन्ग लिजेंड होगा। मैंने ये भी कहा पॉइंट यहाँ पर लास्ट, स्ट्रॉन्ग लिजेंड्स प्रोड्यूस मोर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो जब स्ट्रॉन्ग लिजेंड है तो फिर डेल्टा O क्या होगा? ज्यादा। तो स्ट्रॉन्ग लिजेंड जो है डेल्टा ज्यादा होगा, तो ये फिर स्ट्रॉन्ग लिजेंड के टाइम में होगा, ये पहली कंडीशन। तो स्ट्रॉन्ग लिजेंड के टाइम में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा फिर? T2G। मतलब पेयर करेगा या अनपेयर करेगा?
पेयरिंग होगी, D2G सेट में आएगा। जरा सोचो, मैंने यही अप्लाई किया ना वहां पर थ्योरी में, VBT में। जब स्ट्रॉन्ग लीजन आते थे तो हम क्या करते थे उधर? पेयर अप। हाँ, ये तो पेयर अप। अब समझ आया पेयर अप की, ये इस थ्योरी का पॉइंट उधर लिया, उधर उसमें ये चीज नहीं था, राइट। अगर वीक लीजेंड है, जरा बताओ वीक लीजेंड अगर है तो क्या होगा? अगर वीक पेयरिंग लीजेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो जी, इस जी। बेस पर हम ये भी कह सकते हैं ना, स्ट्रॉन्ग रीजन कौन है, वीक रीजन कौन है, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा, ये भी हमने किया ना। फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी, ये भी हमें पता चला। ये समझ आया बेटा? जिसने ये समझ लिया ना, उसी को सारा कुछ आ जाएगा आगे क्वेश्चन। इतना ही है फीचर्स, बस सिर्फ एक फीचर और करना है हमने। कोई शक इसमें? नो सर। अब लास्ट फीचर है, और लास्ट फीचर है, अगर ये था, मगर अगर आपको याद होगा, अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड। नॉर्मली 2 फील्ड सबको करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर अनसिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल फील्ड है, टेट्राहेड्रल फील्ड अगर आएगा, हमें नॉर्मली 3 ही फील्ड्स है जो यहां पर है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और क्या होगा? स्क्वायर प्लेन। हाँ, टेट्राहेड्रल में बिल्कुल उसका उल्टा होता है। उल्टा का मतलब देखो बेटा, पहले क्या होता है, ये डिजेनरेटिव ऑर्बिटल्स है। हाँ, एक स्टेप इसमें और भी बढ़ा सकते हैं। फिर इसमें जब लीजन नजदीक आते हैं तो इनकी एनर्जी बढ़ती है, तो बढ़ गया एनर्जी। फिर इसके बाद ये स्प्लिट कर देता है। मगर यहाँ पर क्या होता है, वहां पर वैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पर 2 नीचे और 3 ऊपर हो जाता है, क्योंकि लीजेंड यहाँ पर टेट्राहेड्रल लीजेंड फील्ड जब आता है तो टी, मगर इसको यहाँ पर ई बोलते हैं, ई, और यहाँ इसको टी बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल के लिए T2G एंड EG बोलते हैं, E एंड T हम बता सकते हैं, ठीक है। आपको नॉर्मली आएगा ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ पर उल्टा होता है अगर टेट्राहेड्रल फील्ड आए कभी। रूल बाकी सेम है, फिलिंग पहले ये इसमें तीसरे इलेक्ट्रॉन का ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन ई में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर ए में, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा या ऊपर आ जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करेगा पेयरिंग एनर्जी, और जैसे उसमें मैंने कहा वैसे ही आपको आएगा। तो वही एक और भी है वैसे, मगर वो करने की जरूरत नहीं है, दैट इज दिस वाज टेट्राहेड्रल फील्ड। अब ऐसे ही है, अगर ये एडिशनल चीज है, मगर बता रहा हूं जस्ट कभी आप हेल्प करें। स्क्वायर प्लेनर लीजेंड फील्ड, एडिशनल चीज में कैसे स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग का है। ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे 2 ऊपर, टेट्राहेड्रल में 2 नीचे 3 ऊपर। स्क्वायर प्लेनर लीजेंड फील्ड में भी ऐसे ही है, लेकिन उसमें देखो स्प्लिटिंग कैसे होती है, मैं पहले दिखा रहा हूं। बिल्कुल प्योरली एडिशनल, एंट्रेंस बेस्ड एडिशनल पार्ट है ये डी ऑर्बिटल डिजेनरेट है, राइट। अब इसमें अगर हम डायरेक्टली दिखाएं थोड़ा सा समझने के लिए, इसमें देखो बेटा, जो अगर मैं आपको नाम बता दूं पहले इनका, नॉर्मली जो 3 वाला होता है, जो होता है DXY, DYZ, DZX, नाम इनका, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, राइट। यहां पर देख लो, दिस इज DZ स्क्वायर,
and x square dx square y square and dz square. ऊपर वाला है dxy, dyz and dzx. These are names of d orbitals. अब इनमें जब यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है तो बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट होता है. सबसे ऊपर जो बनता है दैट इज dx square y square. करेक्ट. उसके बाद ध्यान से सुनो, dxy ये थोड़ा सा आपको समझना याद रखना है. देन इट इज dz स्क्वायर, और फिर नीचे जो दो है वो है dxy हो गया, dyz एंड dzx. ऐसी स्प्लिटिंग होती है, तभी ये आएगा नहीं आपको. दिस एडिशनल, प्योरली एडिशनल. ये स्क्वायर प्लेनर लीजेंड फील्ड में कैसे होता है. dyz dzx नीचे, dx एक्चुअल क्या होता है, हम उन्हीं तीन को पहले हम ले लेंगे ऐसे. पहले अगर ऑक्टाहेड्रल लीजेंड फील्ड में दिखाता हूं लाइक दिस, और dxy और dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. अब ये देखो dx स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक चला जाता है. ये है dz स्क्वायर, इसमें से dxy यहाँ, और ये दोनों फिर यहाँ. इट्स लाइक दिस स्प्लिटिंग, बट दिस इज एडिशनल. आपको याद रखना ऑक्टाहेड्रल लीजेंड फील्ड मेन उसी पर होता है. मेन सारा कुछ ऑक्टाहेड्रल लीजेंड फील्ड में फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिलिंग टेक्स प्लेस on the basis of energy of pairing and delta O. When delta O is greater than P, that in case of strong ligands, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फिर जब डेल्टा O is greater than P, तो फिर लोअर सेट में जाएगा इलेक्ट्रॉन, T2 सेट में जाएगा, पेयरिंग होगी. ऑटोमेटिकली भी समझ आएगा, बस शॉर्टकट में याद रखना आप. स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो नीचे पेयरिंग होगी, वीक लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा, जो हमें पता भी है. These were features of this crystal